अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना स्ट्रेचिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट होगा, दिस विल बी द थर्ड पार्ट। अब हमने लास्ट टाइम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज की। अब हम मैकेनिकल बिहेवियर को आगे कंटिन्यू करेंगे, वही है प्रॉपर्टीज ही है ये। हमने बात की थी कि कोलेजन जो होता है उस जो वो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा होता है, बेसिकली वो टेंसाइल स्ट्रेस को रिजिस्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, कोलेजन जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह हमने बात की थी कि कोलेजन जो होते हैं उसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि पहले जब न्यूली सिंथेसाइज होते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर हो रहे होते हैं उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये जो कोलेजन के फाइबर्स होते हैं ये वेवी इन अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो बीच में कोलेजन के फाइबर्स हैं वो इलोंगेट कर जाएंगे और वो वेवी फाइबर्स स्ट्रेटन होंगी। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस लोडिंग होती जाएगी तो जो कोलेजन के फिब्रिल्स हैं वो उनमें जो है वो डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये फेलियर कॉज कर देगा, अल्टीमेट फेलियर। अब इससे इसकी फेलियर किस तरह कॉज करेगा, पहले माइक्रो लेवल पे देन मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल यानी कि छोटे पैमाने पे, मतलब आप देखें कि अगर 0 to 10 हमारे पास रेंज है फेलियर की, तो जो उसमें 2 out of 10 होगा दैट विल बी माइक्रो फेलियर, एंड इफ इट इज 8 or 9 or 10 out of 10 दैट विल बी मैक्रो फेलियर। अगर सारे के सारे जो है वो फाइब्रिल्स फेल कर जाए। देन हमारे पास जो कोलेजन की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होती है। अब जिस जगह पर उसने ज्यादा टेंशन को या स्ट्रेस को, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करना है या एब्जॉर्ब करना है, तो उस जगह वो पैरेलली अरेंज होगा। ठीक है, बाकी उसकी ओरिएंटेशन डिपेंड कर रही होती है। तो टेंडेंस जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है, रेजिस्ट ग्रेटेस्ट टेंशन। ठीक है, तो वहां पर ये पैरेलली अरेंज होंगे। और टेंडेंस में जो टेंडेंस के कोलेजन फाइबर्स जो है उनके मसल फाइबर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, ऐसे तो वो पैरेलली अरेंज्ड है आपस में, लेकिन मसल फाइबर्स से वो सीरीज में अरेंज्ड होंगे बिकॉज उन्होंने बोन के ऊपर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस को ट्रांसमिट करना है। देन स्किन में हम बात करें तो उनकी रैंडम ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, ये हायर लेवल ऑफ टेंशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज आप देखिए आप स्किन के ऊपर इतनी ज्यादा टेंशन अप्लाई होती भी नहीं है कि वो उसको रेजिस्ट करे। आप कोई भी हो तो आप स्किन के ऊपर टेंशन नहीं आती। देन लिगामेंट्स, जॉइंट, कैप्सूल एंड फेशा, यहाँ पर जो है वो अलाइनमेंट वेरी करती है। ठीक है, डिपेंड कर रही होती है। अब जिस जगह जो लिगामेंट जो है अगर वो ऐसे जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है जहां पर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो उसमें पैरेलल अरेंजमेंट होगी। लेकिन अब ये अब डिपेंड कर रहा है ना कि हमें तो नहीं पता कि किस जगह ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो हम कहते हैं कि लिगामेंट, जॉइंट, कैप्सूल और फेशा, इनमें अलाइनमेंट वेरी कर रही है। किसी किसी जॉइंट के ऊपर जो है वो लिगामेंट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आता है तो वहां पर वो पैरेलली अरेंज्ड होंगे, अदरवाइज वो सीरीज में अरेंज्ड होंगे। देन हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आ जाती है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें क्या बताती है कि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, उसकी स्टिफनेस के बारे में हमें बताएगी वो कितना स्टिफ था, वो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगी कि उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ मटेरियल कैन स्टोर बिफोर फेलियर। देखें, जब एक अमाउंट बनती है ना तो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब वही मटेरियल हमारे पास एक टूट जाए ना तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है ये एक मटेरियल ने अपने अंदर स्टोर की हुई थी, जब वो मटेरियल टूटा तो क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बता रहा होता है कि इसमें कितनी एनर्जी इसने स्टोर की हुई है, कितना वो स्टिफ है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज है, मतलब कितना वो बेंड हो सकता था अंडर अ सर्टेन स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस हमारे पास होता क्या है, अगर एक हमारे पास कोई हम लोड एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम आपकी लेग को, थाई को बेसिकली लेकर जा रहे हैं अगर फ्लेक्शन में, तो आपकी बॉडी अगर आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करें, मतलब ये पैसिव था हमारे पास ये फ्लेक्शन, आप उसको रेजिस्ट करने के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आप एक एक्सटर्नल लोड को ऑफर कर रहे हैं दैट इज योर स्ट्रेस। ठीक है, कोई थेरेपिस्ट आपकी कर रहा है तो वो अब क्या होगा कि वो एक्सटर्नल लोड है बिकॉज वो थेरेपिस्ट का लोड है वो कर रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपकी कौन सी होगी, जो आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, स्ट्रेन फिर हमारे पास क्या होता है कि डिफॉर्मेशन अकर्ड व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। आपके अंदर डिफॉर्मेशन कितनी हो रही है अगर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करिए। ठीक है, किसी हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर कोई चीज डालने, लेकिन अब यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अगर आपके ऊपर कोई इतना ज्यादा लोड आ गया कि आपके नीचे बोन ब्रेक हो रही है, या कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि वो उसमें कोलेजन फाइब्रिल्स जो है वो ब्रेक हो रही है और वो मैक्रोफेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट विल बी द स्ट्रेन अगर किसी भी एक्सटर्नल लोड के अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन हुई है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आए थे, 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस।
टेंसाइल स्ट्रेस या टेंशन जो होती है वो क्या होती है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि आपके जो है वो टिश्यूज को लेंथन कर रही है, आपके मसल्स अगर फ्लेक्स थे तो उनको वो जो है इलोंगेट कर रही है, ठीक है। तो उसके अगर उस फोर्स को अगर आप रेजिस्ट करें तो दैट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, जिस तरह हमने बात भी की। देन शेयर स्ट्रेस आती है। शेयर क्या होता है, बेसिकली ये रोटेटिंग फोर्स होती है। तो अगर वो फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स होगी, ये शेयर फोर्स होगी। अब अगर इस फोर्स को आप रेजिस्ट करें तो दैट विल बी द शेयर स्ट्रेस। कंप्रेशन, कंप्रेशन हमारे पास होती है कंप्रेसिव फोर्स होती है कि जो कि अप्रोक्सीमेट करी होती है किसी भी चीज को, ठीक है। मतलब क्या अप्रोक्सीमेट का, कि वो जो है ना किसी भी चीज को दबा रही है, तो दैट विल बी द कंप्रेसिव फोर्स। अब ये शॉर्टनिंग में लेके जा रही है, ये कंप्रेसिव फोर्स है। देखें यहाँ से भी लग रही है, यहाँ से भी। शेयर क्या है, एक इस डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, एक इस है, ये रोटेट करेगी इसको। एंड देन टेंसाइल स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, ये खींच के उसको लंबा करी है, ठीक है। देन हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम आगे देखते हैं। हमारे पास ना इसमें कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है। टो रीजन हो गया, इलास्टिक रेंज हो गई, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक रेंज, नेकिंग आ गई, फेलियर आ गया, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले जहां से ये स्टार्ट हो रहा होता है, इट इज द टो रीजन, ठीक है। ये टो रीजन से स्टार्ट हो रहा होता है। यहाँ पर आके हमारे पास इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके हमारे पास फाइबर स्ट्रेट हो जाते हैं। देन ये लीनियर रीजन, दैट इज इलास्टिक रेंज, ये इलास्टिक रेंज होगी, और ये इलास्टिक लिमिट होगी, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ इलास्टिक रेंज। इससे बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। दैट इज, ये देखो, ये माइक्रोस्कोपिक फेलियर है, देन मैक्रोस्कोपिक फेलियर आ गया, देन रप्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर बताया हुआ है कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन की लिमिट है। यहाँ पे अगर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्सिबल स्टेट है। उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, यहाँ से वो नहीं हो सकता, हमारे पास रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। देखें, ये जो हमारे पास टो रीजन होता है, ये हमारे पास वेवी इन अपीयरेंस क्रिम्प्ड फाइबर्स थे कोलेजन के। अब ये यहाँ पर जो सबसे पहले तो इसी तरह थे, जब हमने उसके ऊपर स्ट्रेस लगाना अप्लाई किया किया किया, हम अप्लाई करते गए, तो 4 to 40 की रेंज में गया, तो ये टो रीजन आ गया, ठीक है। यहाँ पर आके फाइबर स्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आके स्ट्रेट हो गए और वो एक लाइन में अलाइन कर गए हैं फाइबर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलास्टिक रेंज या लीनियर फेज, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि अब आपने जब स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक जो है वो, जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन भी लगेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, को रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास स्लोप बनती है, ये स्लोप, ठीक है। यहाँ पर हम स्लोप की बात कर रहे होते हैं कि कुछ जगह पर वो स्टीफर होगी, स्टीपर होगी सॉरी, और कुछ जगह पर वो कम स्टीप होगी। तो जो हमारे पास अगर हम स्ट्रेन लगा रहे हैं बोन के, अगर देखें बोन की बात करते हैं ना, उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी स्टीप स्लोप होगी, ठीक है, और उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। बोन की स्टिफनेस, देन कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से वो देखें वो ब्रेक भी जल्दी करेगी देन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारे पास वो रीजन है लीनियर रीजन, जो इलास्टिक रीजन होगा। अगर इसमें कोई हम फोर्स अप्लाई करें तो एक ऑब्जेक्ट अगर लेंथन हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा अगर यहाँ से हम फोर्स रिमूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये इसकी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, अब आगे ये अगर हम इस इलास्टिक लिमिट, जो ये पॉइंट था लीनियर रीजन के, ये एंड का पॉइंट था, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फिर रिटर्न नहीं करेगा अपने नॉर्मल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो उसने वापस नहीं आना, रिवर्सिबल स्टेट में नहीं होगा। फिर अगर हम इलास्टिक लिमिट के बाद की बात करें तो ये प्लास्टिक रेंज स्टार्ट हो जाती है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक हमारे पास यील्ड पॉइंट था, फुली रिवर्सिबल था, जिसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो रेंज होगी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की होगी। यहाँ पर हार्ड स्ट्रेनिंग होगी, इस जगह नेकिंग होगी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब प्लास्टिक रेंज में क्या होता है कि अगर आपने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस अप्लाई कर दिया ना, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास क्या, अगर एक वहां तक की लिमिट थी, अब आप उससे आगे उसके ऊपर और लोडिंग करते जा रहे हैं, तो वो क्या है, टिश्यू की डिफॉर्मेशन हो जाएगी। और प्लास्टिक रेंज जो है ना, अब इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन है किसी भी एक्सटर्नल लोड से। अब डिफॉर्मेशन की हमने बात की थी, किस तरह होती है कि पहले माइक्रो फेलियर एंड देन मैक्रो फेलियर एंड देन कंप्लीट रप्चर, ठीक है। तो ये इस तरह होगी, क्योंकि हमारे पास जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, वो क्रिस्टल लाइन होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल फाइबर रप्चर होना स्टार्ट होगा, पहले एक रप्चर हुआ, देन दूसरा होगा, देन तीसरा, और यहाँ तक पहुंचेगा तो ये फुली रप्चर हो चुके होंगे, सही है। देन हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ की या अल्टीमेट लिमिट आ जाती है। ये क्या होता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेन एक टिश्यू जो है वो
सस्टेन कर सकता है, ठीक है। ये उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी। एक टिश्यू के ऊपर आप जितना स्ट्रेन अप्लाई करते जा रहे हैं वो कितना जो है वो उसको रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, कितना वो उसको सस्टेन कर सकता है, वो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। अब यहाँ तक एक दफा पहुंच गए तो इसके बाद जो है वो स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेन इंक्रीज होगा भी तो वो फिर क्या होगा कि उसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू का मैक्रो फेलियर आ गया है, ठीक है। इस जब यहाँ से हम नेकिंग तक पहुंचते हैं, ये नेकिंग का रीजन, यहाँ तक जब हम नेकिंग तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर कंसिडरेबल वीकनिंग हो जाएगी, टिश्यू के अंदर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फिर फौरन रैपिडली ये फेल कर जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रैपिडली ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रैपिड प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फेलियर का रीजन या रप्चर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर टिश्यू रप्चर कर जाएगा, ये वो पॉइंट होगा जहां पर टिश्यू ने अपनी इंटेग्रिटी लूज कर दिया, बस अब वो रप्चर हो गया है, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टिफनेस की हम बात करते हैं कि ये बेसिकली स्लोप ही होती है कि टिश्यू जिनकी ज्यादा स्टिफनेस होती है उनकी ज्यादा स्टीपर स्लोप होगी, यानी कि अगर बोन है तो उसकी वो ज्यादा स्टिफ होती है देन कनेक्टिव टिश्यू, तो वहां पर उसकी ज्यादा जो है हमारे पास स्टीपर स्लोप होगी इलास्टिक रीजन के अंदर। देखिए हम स्लोप की बात करते ही इलास्टिक रीजन के, यहाँ पर इसकी स्लोप आएगी, ठीक है। उसके बाद जो जो कम होगा स्टिफ तो उसकी फिर वही होगा कि उसकी कम स्टीपर स्लोप होगी, ठीक है, इसका कनेक्टिव टिश्यू की। अगर कॉन्ट्रेक्चर और स्कार टिश्यू की बात करें तो उनकी स्टिफनेस ज्यादा होती है कनेक्टिव टिश्यू की निस्बत, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बॉन्डिंग है बिटवीन कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब उन्होंने अपने मैट्रिक्स के अंदर ज्यादा बॉन्डिंग बनाई हुई है, इस वजह से वो जरा स्टिफर पार्ट होगा। जिनकी लेस स्टिफनेस है उनकी ग्रेटर इलोंगेशन होगी, ठीक है, जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे। देन हमारे पास टिश्यू फेलियर की स्टेजेस आ जाती है, मतलब ग्रेड्स ऑफ लिगामेंट इंजरीज, जो स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। लिगामेंट की हम बात करें तो उसके ऊपर ये आते हैं कि लिगामेंट स्ट्रेन हो गया है। इसमें हमारे पास 3 होती हैं। ग्रेड 1 होता है जिसमें माइक्रो फेलियर होता है, कोलेजन फाइबर्स कुछ हद तक ब्रेक होंगे, मतलब 1 to 2 ब्रेक हो जाएंगे, सम फाइबर्स आर ब्रोकन। उसके बाद ग्रेड 2 है, ग्रेड 2 मैक्रो फेलियर है, पार्शियल फेलियर, 10 में से 5 फाइबर्स अब टूट चुके हैं। ग्रेड 3 कंप्लीट फेलियर है, इसमें प्रॉपर जो है वो टिश्यू फेलियर या रप्चर हो गया है, जिसका हमने पीछे भी देखा कि रप्चर की स्टेट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिक रेंज के बियॉन्ड ही हो रहा है सब कुछ। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम एंड रेट इन्फ्लुएंस ऑन टिश्यू डिफॉर्मेशन, कि टाइम और रेट किस तरह इन्फ्लुएंस करता है टिश्यू की डिफॉर्मेशन को। ये विस्को इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये टाइम डिपेंडेंट होती हैं, और इसी तरह ये रेट डिपेंडेंट भी होती हैं। अब रेट डिपेंडेंस की हम बात करें कि अगर हम एक लोड को ना रैपिडली अप्लाई करते जाएंगे, वो मतलब आप रैपिडली ही उसको अप्लाई कर रहे हैं किसी भी टिश्यू के ऊपर जो कि विस्को इलास्टिक इन नेचर होगा, ठीक है। अब उसकी स्लोप जो है वो स्टीपर होती जाएगी, ठीक है। टिश्यू ज्यादा स्टिफ होते हैं, अगर आप देखें एकदम से आप हायर लोड लगा देना, ठीक है, एकदम से आप ज्यादा सारा लोड इकट्ठा लगा दे तो टिश्यू एकदम से बस वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एकदम से स्ट्रेट हो जाएंगे और टिश्यू एकदम से स्टिफ हो जाएगा। क्यों होगा? ताकि उसमें डिफॉर्मेशन ना आए, वो आपको इंजरी से प्रिवेंट कर रहा होता है, ये उसकी जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ये। तो विस्कोइलास्टिसिटी जो है वो बॉडी को अलाउ करती है कि वो हाई लोड्स को टॉलरेट कर सके शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर जाहिर सी बात है आप इसी लोड को ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रखेंगे तो वो तो रप्चर हो जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुअल लोडिंग कर रहे हैं ना तो वो रेट डिपेंडेंस की प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देगी, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो वो मिनिमाइज कर देगी रेट डिपेंडेंस को। उसमें ये नहीं होगा कि टिश्यू बहुत जल्दी स्टिफ हो गया है, ठीक है। देन हम क्रीप की बात करते हैं। क्रीप क्या है कि अगर कांस्टेंट लोडिंग हम अप्लाई कर रहे हैं ना तो वो डिफॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगी। इसमें ग्रेजुअल प्लस सस्टेन्ड लोड होगा। आहिस्ता आहिस्ता लोड आप लगा रहे हैं लेकिन सस्टेन्ड लोड है, ठीक है, वो टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेट करेगा। जैसे हमने ऊपर बात की कि एकदम से आपने लोड लगाया वो एकदम से जो है इलोंगेट कर गया, तो यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता लोड लगा रहे हैं लेकिन सस्टेन्ड लोड है, आप उसको मतलब कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि टिश्यू हल्का हल्का जो है वो इलोंगेट करेगा, अपना स्ट्रेच को मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है। तो लो मैग्नीट्यूड के लोड जो होते हैं वो आप लॉन्ग पीरियड के लिए अगर लगा देना तो वो डिफॉर्मेशन को, कनेक्टिव टिश्यू की डिफॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके लोड लगा रहे हैं
और फिर उसमें वो क्या होगा कि फिर डिफॉर्मेशन को भी इंक्रीज कर रहे होंगे और फिर रीमॉडलिंग भी अलाउ कर रहे हैं कि अब होगी या डिफॉर्मेशन तो रीमॉडल भी हो जाए, ठीक है। देन स्ट्रेस रिलैक्सेशन की हम बात करें तो ये सब फेलियर होता है, ठीक है, सब फेलियर लोड यहाँ पर होता है, मतलब कि फेलियर से कम लोड, जितना लोड हमें फेलियर के लिए रिक्वायर्ड है ना, फॉर एग्जांपल 100 हमें रिक्वायर्ड है तो ये 90 होगा या 95 होगा, ठीक है, ये सब फेलियर लोड होगा। तो वो उसको हमने कांस्टेंट रखना है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं हम फोर्स को, ठीक है। अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं ना तो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड है वो खुद ही डिक्रीज हो रही है, हमें इतनी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होगी डिफॉर्मेशन के लिए फोर्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे कांस्टेंट रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो 1 2 3 4 करके जो है वो फिब्रिल्स को ब्रेक कर रहा है। अगर जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन का हमारे पास प्रिंसिपल है ना, ये अगर हमने करवानी हो स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स या एक्सरसाइजेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, ठीक है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स करवाने हो तो इसमें हम ये मेंटेन रखते हैं फॉर आवर्स और डेज, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इसको कितने टाइम के लिए रखना है। देन हमारे पास आती है साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग क्या होती है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की फटीग है या कनेक्टिव टिश्यू में फटीग हो गई, ठीक है, थकावट जो होती है। अब रिपीटेटिव लोडिंग जो है ना, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, कुछ छोटे से टाइम स्पैन में अगर हम करें तो वो हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, ठीक है, और फिर जो है उसके जो फेलियर जो उसने कॉज करना था वो उसका लेवल लोअर होगा देन व्हाट इज नीडेड फॉर अ सिंगल लोड। अगर आप रिपीटेटिव लोडिंग कर रहे हैं, देखें रिपीटेटिव लोडिंग करें, अगर वैसे आपका 0 to 100 की रेंज में 90 पे जाके नॉर्मली एक जो है फेलियर हो जाता है, तो इससे 50 पर हो जाएगा क्योंकि आप रिपीटेटिवली लोड अप्लाई करें। और ये रिपीटेटिव है, इसका ये मतलब है कि ये इंटरमिटेंट भी नहीं है, मतलब आप इसके अंदर हीलिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये जल्दी ब्रेक कर जाएंगे, जल्दी फेलियर कॉज कर देंगे, ठीक है। अब जितना ज्यादा ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव लोड्स होंगे उतनी कम साइकिल्स चाहिए हमें फेलियर तक जाने के लिए। वही बात पहले अगर 0 to 100 चाहिए था तो अब हम 0 to 50 में ही वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ओवर यूज सिंड्रोम्स। ओवर यूज सिंड्रोम्स में जो है यही होता है कि जो लोड होता है, लोड की इंटेंसिटी और उसकी रिपीटेशंस, वो एंड्योरेंस की, जो इंसान की एंड्योरेंस की लिमिट है उसको एक्सीड कर जाएगा। अब मसल की या टिश्यू की एंड्योरेंस की लिमिट जो है वो उसको इंटेंसिटी और रिपीटेशन एक्सीड कर गई है, तो वहां पर ओवर यूज सिंड्रोम हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चेंजेस इन कोलेजन अफेक्टिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कौन कौन से कोलेजन में चेंज आएगा जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अफेक्ट करेगा। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन इफेक्ट किस तरह करती है कि जब अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इमोबिलाइजेशन रहेगी ना तो कोलेजन का टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है, वीक बॉन्डिंग होगी। अब देखें ज्यादा टाइम के लिए इमोबिलाइज रहे हैं तो न्यू कोलेजन फॉर्म हो रहा है, न्यू कोलेजन फॉर्म होता है तो उसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ग्राउंड सब्सटेंस की इफेक्टिवनेस है वो भी डिक्रीज हो रही है। ग्राउंड सब्सटेंस का क्या काम था, उसमें जो प्रोटीओग्लाइकेंस थे और एक्सेट्रा स्टफ, वो लुब्रिकेटिंग और मेंटेनिंग स्पेस का काम कर रहा था, वो फाइबर्स के बीच में स्पेस देता था और वो उनको लुब्रिकेट करता था, मतलब ताकि वो हार्श या रफ इन्वायरमेंट में ना हो, ठीक है। उसके बाद जब ये इफेक्टिवनेस इसकी डिक्रीज कर जाएगी तो इमोबिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म नहीं होगा, ना ही स्पेसिंग होगी, तो फिर हमारे पास एडहीजन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, वहां पर एडहीजन बन जाएगी। उसके बाद इनएक्टिविटी क्या करेगी, अगर हमारे पास इनएक्टिविटी है या नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, इफेक्ट्स ऑफ इनएक्टिविटी क्या होंगे कि हमारे पास साइज और अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अब जब ये साइज और ये अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स, तो उसकी वजह से टिश्यू जो है वो वीक हो जाएगा। अब देखिए जिस जगह पे कोलेजन नहीं होता उस जगह पर इलास्टिन होता है, मतलब जिस जगह कोलेजन कम है उस जगह इलास्टिन ज्यादा है। कोलेजन स्टिफनेस प्रोवाइड कर रहा था, इलास्टिन जो है वो इलास्टिसिटी या कंप्लायंस प्रोवाइड कर रहा था। तो यहाँ पर जब हमारे पास साइज और अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर्स डिक्रीज कर जाएंगे तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट इलास्टिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो इलास्टिसिटी और कंप्लायंस देगा टिश्यू को, इनएक्टिविटी में ये होगा। उसके बाद एज की हम बात करें तो एज फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखिए नॉर्मली भी जब इंसान बड़ा होता है तो उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ टिश्यू आ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज कर जाती है और जो टिश्यू है वो ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। एल्डरली पीपल में ये बहुत कॉमन चीज है। उसके बाद
क्या होता है कि वो इतना जल्दी उनके टिश्यूज अडेप्ट भी नहीं कर सकते, वो स्लोअर रेट होता है। ठीक है, अब देखें कि अगर किसी एल्डरली में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हील होने में भी बहुत टाइम लगता है, समटाइम्स इट गोज अनहील्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट गोज अनहील्ड। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर टेंडेंसी फॉर ओवर यूज सिंड्रोम भी एल्डरली पीपल में इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है और उनके अंदर जो है वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी है टिश्यू की। ठीक है, देन सॉरी स्टिफनेस भी कम होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी है। देन हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करें कि अगर यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डिलीटेरियस इफेक्ट्स होते हैं स्टीरॉइड्स, हम वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटरी होते हैं टू एवरीथिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो जाकर बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं, डीएनए को डैमेज कर देते हैं। तो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेजन के ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे, सिर्फ काफी बुरे इफेक्ट्स होंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स, अगर हम जो स्टीरॉइड की इंजेक्शंस लगवाते हैं उसकी वजह से उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे कि कोलेजन की जो सिंथेसिस है वो नहीं होगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, नेक्रोसिस होगा। ठीक है, यानी कि सेलुलर डेथ होगी, सडन डेथ। उसके बाद हमारे पास टाइप 3 टू टाइप 1 कोलेजन की रेशियो इंक्रीज कर जाएगी। टाइप 3 जो होते हैं वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और टाइप 1 जो होते हैं वो पहले के होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टाइप 3 ज्यादा हो जाएंगे देन टाइप 1। और उसके बाद फाइब्रोसाइट डेथ स्टार्ट हो जाएगी। जिस साइट ऑफ इंजेक्शन जो था, जिधर आपने इंजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप पटेला के आसपास इंजेक्ट करें फॉर नी, ठीक है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अगर आप करें, तो वहां पर जो है वो उसके इर्द गिर्द वाली जगह पर जो फाइब्रोसाइट होंगे उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इंजरी का क्या इफेक्ट होगा कि कोई न्यूली सिंथेसाइज्ड टाइप 3 कोलेजन जो होगा वो इंजरी साइट को ब्रिज कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला कोलेजन वीकर होता है देन टाइप 1। हमने बात की कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टाइप 1 के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब जब रीमॉडलिंग जो है ना, वो हो रीमॉडलिंग जिस वक्त होती है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की, वो जब होगी तो वो टाइप 3 को टाइप 1 पर प्रोग्रेस कर देगी, मतलब कि वो मिच्योर हो जाएगा। ठीक है, रीमॉडलिंग अगर पोस्ट इंजरी में 3 वीक्स तक वो स्टार्ट होती है और फिर सेवरल मंथ्स तक चलती है। ठीक है, एल्डरली की बात करें तो उनमें तो रीमॉडलिंग होती है तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। और कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि हमारे पास इस टिश्यू इंजरी को अफेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू इंजरी को। तो उसमें हमारे पास हार्मोनल बैलेंस आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स आ गए, ठीक है, डेफिशिएंसी है कोई भी, देन डायलिसिस, ये सब चीजें जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की इंजरी को एट लोअर लेवल्स ऑफ लोडिंग देन नॉर्मल में अफेक्ट कर सकता है। मतलब कि अगर वही बात कि अगर आप जो 0 to 100 के ऊपर जाकर अगर एक हो रहा था, फेलियर पे जा रहा था, वो लोडिंग का लेवल वो था कि अगर आप 100 लोडिंग अप्लाई करते हैं, 100 रिपीटिशंस दे रहे हैं, तो तब जाके एक फेलियर की तरफ जा रहा है। अब आप 50 दे रहे हैं तो वो, क्योंकि ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस है, न्यूट्रिशनल डेफिसिट है, और कोई फैक्टर आ गया, डायलिसिस वाला पेशेंट है, तो उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू की इंजरी है वो 50 पर ही हो जाएगी रादर देन 100। ठीक है, लो लेवल ऑफ लोड पे।